अच्छा देखो बेटा, ये चैप्टर नंबर 5 है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकेंड ईयर का। उसका टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ चिक। टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ चिक। ये बता रहे हैं कि किस तरह से चिक के अंदर डेवलपमेंट के प्रोसेस होते हैं। तो बेटे इसमें सबसे पहला स्टेप जो है, या सबसे पहली चीज जो है, वो एग के बारे में है। यहाँ पे एग से मुराद वो एग भी है जो हैन ले करती है, और वो एग भी है जो दरअसल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है यानी कि ओवम। तो एग को दो मायनों में ले सकते हैं आप। जो एग है हैन का, मतलब जो वो अंडा देती है हैन, वो पॉलीलेसिथल होता है। पॉलीलेसिथल के मायने हैं, अच्छा पॉलीलेसिथल कहें, मैक्रोलेसिथल कहें या मेगालेसिथल कहें, एक ही बात है। क्योंकि पॉली के मायने भी ज्यादा है, मैक्रो के मायने भी ज्यादा है, मेगा के मायने भी ज्यादा है। लेसिथल कहते हैं योग को। लेसिथल जो है वो कहते हैं योग को, मतलब जर्दी को। तो ऐसे सारे एग जिनमें योग की क्वांटिटी ज्यादा होती है उनको पॉलीलेसिथल, मैक्रोलेसिथल या मेगालेसिथल कहते हैं। इनके रिवर्स होते हैं, इनके अपोजिट होते हैं एक एग जिनमें योग बहुत कम होता है। जैसे एम्फीबियंस के एग में योग बहुत कम होता है, तो उनको कहते हैं माइक्रोलेसिथल। और जो पॉलीलेसिथल वाले एग्स हैं वो बर्ड्स में है, रेप्टाइल्स में है और प्रोथीरिया में है। प्रोथीरिया कौन होते हैं? एग लेइंग मैमल्स, जैसे मोनोट्रीमेटा जो है, जिसमें डकबिल प्लेटिपस है, स्पाइनी आर्ट ईटर है, वो प्रोथीरिया होते हैं, एग लेइंग मैमल्स। रेप्टाइल्स और एव्स, इनके अंदर जो है वो योग ज्यादा होता है। इनके एग में योग ज्यादा होता है, इसलिए इनको पॉलीलेसिथल कहते हैं। ओवम जो है वो ओवरी से जब रिलीज होता है तो सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्म में रिलीज होता है। उसका डायमीटर कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। यानी कि एज अ सेकेंडरी ओसाइट ओवम बाहर निकलता है ओवरी से। और जब ओवम सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्म में ओवरी से बाहर निकलता है तो ओवरी के बाहर आने के बाद वो फिर मैच्योर होता है और डेवलप होता है ओवम में। वरना वो पहले सेकेंडरी ओसाइट होता है जब वो इमेच्योर होता है। जो एग है, एग में जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक छोटे से एरिया में कन्फाइन हुआ होता है। उस एरिया को कहते हैं ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क। ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क वो एरिया है एग का जहां पर साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म होता है। और ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये जिस जगह पे होता है उस जगह को कहते हैं एनिमल पोल। एनिमल पोल उस जगह को कहते हैं जहां साइटोप्लाज्म है, या एनिमल पोल उस जगह को भी कहते हैं कि जो जगह कंटेन करती है सेल्स, वो सेल्स कंटेन करती है जो बहुत तेजी से डिवाइड हो, उस एरिया को भी आप एनिमल पोल कहते हैं। एनिमल पोल के अपोजिट एक और पोल होता है, उसको कहते हैं वेजिटल पोल। यहां पर वेजिटल पोल में योग ज्यादा होता है। एनिमल पोल के अंदर साइटोप्लाज्म ज्यादा है, वेजिटल पोल में योग ज्यादा है। तो आप बिलफर्ज ये अंडा है तो उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है ये एनिमल पोल है, और इसका जो बॉटम है ये वेजिटल पोल है। एनिमल पोल में साइटोप्लाज्म ज्यादा है, वेजिटल पोल में योग ज्यादा है। एनिमल पोल में वो सेल ज्यादा होते हैं जो बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं। वेजिटल पोल में वो सेल ज्यादा होते हैं जो स्लो डिवाइड होते हैं। तो एग की बात तो बेटे ये है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की बात करें अगर, तो फर्टिलाइजेशन के मायने तो बेटे फ्यूजन है स्पर्म का ओवम के साथ। जो स्पर्म फ्यूज होता है ओवम के साथ ताकि जाइगोट बने, जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो में डेवलप होता है, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
हेन में अदर एनिमल्स की तरह, मैमल्स की तरह इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इसका मतलब कि बॉडी के अंदर आता है स्पर्म और बॉडी के अंदर ही जो ओवम रखा हुआ है वहां पे स्पर्म और ओवम फ्यूज होते हैं, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है हेन में। और जो उसकी फर्टिलाइजेशन है वो एक जगह पे होती है जिसको हम ओवी डक्ट कहते हैं। जो ओवरी से निकलती है डक्ट उसको ओवी डक्ट कहते हैं, जिसको इंसानों में फेलोपियन फनल कहते हैं आप। वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है और उसके टर्मिनल पार्ट पे फर्टिलाइजेशन होती है। टर्मिनल पार्ट इसका एंड वाला हिस्सा होता है ओवी डक्ट का, वहां पे स्पर्म मीट करता है ओवम से और जाइगोट प्रोड्यूस होता है। ओवम जो है जैसे मैंने आपको बताया कि ओवम जो प्रोड्यूस होता है वो सेकेंडरी ओसाइट की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, और जब सेकेंडरी ओसाइट मैच्योर हो जाता है तो ये कन्वर्ट होता है ओवम में। और जब ओवम बनता है तो खाली ओवम नहीं बनता, इसके साथ दो पोलर बॉडीज भी बनती हैं। और आपको मालूम है कि पोलर बॉडीज जो हैं ये बहुत जल्दी फिर डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, मतलब खत्म हो जाती हैं। इनका काम तो साइटोप्लाज्म के कंटेंट को देना है, ओवम में साइटोप्लाज्म अगर कम है तो उसको देना है, या अगर कोई चीज एक्सेसिव है तो उसको लेना है। इसके अलावा अगर आप इसकी इमेज देखें तो इसकी इमेज समवॉट इस तरह की है जैसे मैंने यहां बनाई हुई है। मेरे पास एक इमेज भी है, मैं आपको शो करता हूं। ये ओपन हो जाए अगर यहाँ देखो बेटा, ये एक इमेज है, आपको शो हो रही होगी। इस इमेज में ये एग की इमेज है। इस इमेज में अगर आप देखें तो ये वाला जो एरिया है जहां पे मैं अपना कर्सर फेर रहा हूं इसको कहते हैं ब्लास्टोडर्म, या आप यूं कह लें ब्लास्टोडिस्क या जर्मिनल डिस्क, जहां पे प्रोटोप्लाज्म है। इसके अलावा स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर है इसका। एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है। दो मेम्ब्रेन्स हैं, एक इनर है और एक आउटर है। और जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये कैल्शियम या प्रोटीन से मिलके बनती है। इसको कैलकेरियस शेल भी कहते हैं आप, जो पोरस होता है जिसमें सुराख होते हैं। सबसे बाहर कैलकेरियस शेल है, उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन है, फिर इनर मेम्ब्रेन है। इसके अलावा ये एरिया है जहां गैप है, जहां मेम्ब्रेन और ये जो टिश्यू है जिसका नाम चेलजा होता है, इसके दरमियान में गैप होता है, इसको कहते हैं एयर स्पेस, जो कि कनेक्ट कर रहा है इसको मेम्ब्रेन के साथ, चेलजा। फिर एक और मेम्ब्रेन है, इसका नाम है वेटेलाइन मेम्ब्रेन। ये वेटेलाइन मेम्ब्रेन है जिसपे अब मैं कर्सर फेर रहा हूं, ये वेटेलाइन मेम्ब्रेन है। और दो तरह के योक हैं, एक येलो है और एक ये व्हाइट है। एक येलो योक है और एक व्हाइट योक है। दो तरह के योक होते हैं, येलो और व्हाइट। और इसमें ये एक टंग शेप स्ट्रक्चर जो है लटक रहा है, इसका नाम है लेटेब्रा। लेटेब्रा, ये जो स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे हमारे गले में भी होता है जिसको हम यूव्यूला कहते हैं, उसी तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसको कहते हैं लेटेब्रा। और दो तरह का योक है, येलो और व्हाइट, जिसको आप कहते हैं जर्दी और सफेदी। तो ये स्ट्रक्चर है बेटे, एग का स्ट्रक्चर है ये, और ये तमाम चीजें हैं इसके अंदर। फिर अगर आप दोबारा से आ जाएं इसी पे, तो फर्टिलाइजेशन में तो बेटे देखो ये सारी बातें। फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट जो चीज है वो इंक्यूबेशन है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो 24 घंटे के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन हेन जो है अपना एग ले कर देती है, मतलब अंडा दे देती है हेन 24 घंटे के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
अब जब फर्टिलाइजेशन के बाद मुर्गी जो है अंडा दे देती है, तो या तो आर्टिफिशियली या नेचुरली, आर्टिफिशियली मतलब कि कोई हम इंक्यूबेटर बनाते हैं, उसमें हम आर्टिफिशियली टेम्परेचर को सेट करते हैं, या फिर है नेचुरली इटसेल्फ उस पर बैठती है और उसको हीट देती है। तकरीबन 36 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर होता है। फॉर 21 डेज, 21 दिन तक मुर्गी अंडा सेकती रहती है, या आप आर्टिफिशियली उसको हीट देते रहते हैं ताकि उसके अंदर डेवलपमेंट का प्रोसेस होता रहे। इस टाइम फ्रेम को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जब तक वो हैच आउट नहीं हो जाता, बाहर नहीं निकल आता। विदिन दिस टाइम यानी कि 21 डेज तक अंडा देने के बाद उसके अंडे के अंदर कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं? सबसे पहली चीज जो हो रही होती है उसको कहते हैं क्लेवेज। क्लेवेज क्या होता है? क्लेवेज कहते हैं सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन विदाउट ग्रोथ। सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन से मुराद ये कि बार बार माइटोसिस का होना, बार बार माइटोसिस होती रहती है अंडे के अंदर, लेकिन ये ऐसी माइटोसिस होती है इसमें सेल्स बनते जाते हैं लेकिन अंडे का साइज उतना ही रहता है, अंडे का साइज नहीं बढ़ता, तो इसलिए हमने इसको कहा विदाउट ग्रोथ। जो क्लेवेज होती है बर्ड्स में वो होती है इनकम्प्लीट, जिसको हम मीरोब्लास्टिक भी कहते हैं या डिस्कॉर्डियल भी कहते हैं। लेकिन जो दूसरे एनिमल्स हैं जैसे इंसान है, प्लासेंटल मैमल्स हैं, उनमें जो क्लेवेज होती है उसको कहते हैं होलोब्लास्टिक या कंप्लीट। अब दोनों में फर्क क्या है? होलोब्लास्टिक क्लेवेज वो होती है जिसमें पूरा का पूरा एग डिवाइड हो जाता है, और मीरोब्लास्टिक या डिस्कॉर्डियल क्लेवेज वो होती है जिसमें पूरा एग डिवाइड नहीं होता, जो सिर्फ एक एरिया पे हो रही हो। वो एरिया कौन सा है? ब्लास्टोडिस्क है। जैसे बर्ड्स में होता है मीरोब्लास्टिक या इनकम्प्लीट क्लेवेज होती है जो खाली कहाँ होती है? ब्लास्टोडिस्क में होती है, जिसमें पूरा एग डिवाइड नहीं होता। और जो मीरोब्लास्टिक क्लेवेज है, बर्ड्स जैसी क्लेवेज जो है वो खाली बर्ड्स में नहीं होती, फिशेस में भी होती है, रेप्टाइल्स में भी होती है। जो क्लेवेज है, जो पहली दो क्लेवेजेस हैं वो वर्टिकल प्लेन पे होती हैं, और जो तीसरी क्लेवेज है वो हॉरिजॉन्टल होती है। तीन जो क्लेवेजेस हैं, पहली दफा क्लेवेज होगी 2 सेल बनेंगे, दूसरी दफा क्लेवेज होगी 4 सेल हो जाएंगे, तीसरी दफा क्लेवेज जो होगी तो 8 सेल्स हो जाएंगे। ये जो 8 सेल्स बन जाते हैं 3 दफा क्लेवेज होने के बाद, हर दफा जो सेल बनते हैं सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमर्स। और बाकी की जो क्लेवेजेस है वो अननोन है, इररेगुलर होती हैं, उनका कोई प्लेन नहीं है डिसाइडेड, वो किसी भी जगह हो जाती हैं, तो इररेगुलर क्लेवेजेस होती हैं बाकी की। और क्लेवेजेस जब होती हैं तो ये जो सेल्स बनते हैं बहुत सारे, इन बहुत सारे सेल्स को मिलाकर कहते हैं ब्लास्टोडर्म। और जितने भी सेल्स बनते हैं उन सारे सेल्स की कोई ना कोई बाउंड्री होती है। तो जब सेल्स की कोई ना कोई बाउंड्री होती है जिसमें वो कन्फाइन हुए हुए हों, इसको कहते हैं आप डेलिमेटेड सेल्स। डेलिमेटेड के मायने होते हैं सेल्स विच हैव बाउंड्री, और हर सेल के पास साइटोप्लाज्म और दूसरे कंटेंट्स भी जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन। साइटोप्लाज्मिक लोकलाइजेशन का मतलब साइटोप्लाज्म का आ जाना किसी सेल में, और सेल्स के बाउंड्री का बन जाना, इसको कहते हैं डेलिमेशन। तो क्लेवेज में तो ये हुआ बेटे, बहुत सारे सेल्स बन गए। क्लेवेज होने के बाद नेक्स्ट स्टेज जो है वो है मॉर्यूला। मॉर्यूला क्लेवेज के फौरन बाद फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो अपीयरेंस होती है एम्ब्रियो की, इट लुक लाइक मलबरी। ये मलबरी की तरह दिख रहा होता है। मलबरी कहते हैं शहतूत को, और कोई भी चीज शहतूत की तरह दिख रही हो तो बायोलॉजी में इसको कहते हैं मॉर्यूला। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अपीयरेंस ऑफ एम्ब्रियो इट इज कॉल्ड मॉर्यूला। तो एक शॉर्ट स्टेज है, अपीयरेंस की बेस पे इसका नाम रख दिया है हमने मॉर्यूला। उसके बाद अब नेक्स्ट जो है फेज वो है ब्लास्टुला। नेक्स्ट फेज जो है बेटे वो है ब्लास्टुला। इस स्टेज में, ब्लास्टुला की स्टेज में, एक कैविटी अपीयर होती है। इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील। एक कैविटी अपीयर होती है इसमें एम्ब्रियो में, इसको कहते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील एक कैविटी अपीयर होती है, इसको कहते हैं ब्लास्टोसील या सेगमेंटेशन कैविटी। एक और नाम भी है इसका, सेगमेंटेशन कैविटी। ब्लास्टोसील कहें या सेगमेंटेशन कैविटी कहें, एक ही बात है। जो ब्लास्टोडर्म बना था बहुत सारे ब्लास्टोमर्स के मिलने के बाद ऑन ब्लास्टोडिस्क, ये ब्लास्टोमर तो बहुत सारे सेल्स थे, ब्लास्टोडर्म में बहुत सारे सेल्स थे एक जैसे। ये ब्लास्टोमर अब 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा।
ब्लास्टोमर इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स या ब्लास्टोडर्म इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स। कुछ जो सेल्स हैं ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे, कुछ जो सेल्स हैं वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। जो सेल्स ऊपर की तरफ चले जाएंगे इनको कहते हैं एपीब्लास्ट, और कुछ सेल्स जो नीचे की तरफ आ जाएंगे इनको कहते हैं हाइपोब्लास्ट। तो दो लेयर्स में सेल्स डिवाइड हो जाते हैं। कुछ सेल ऊपर चले जाते हैं, कुछ सेल्स नीचे। जो सेल ऊपर चले जाते हैं उनको कहते हैं एपीब्लास्ट, कुछ सेल जो नीचे आ जाते हैं उनको कहते हैं हाइपोब्लास्ट। यानी कि ब्लास्टोडर्म स्प्लिट हो गया इनटू 2 लेयर्स। ऊपर वाली लेयर को एपीब्लास्ट, नीचे वाली लेयर को हाइपोब्लास्ट कहते हैं। इन दोनों लेयर्स के दरमियान में गैप रहता है। देखो यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है मैंने, ये सेल्स ऊपर आ गए एपीब्लास्ट, ये सेल नीचे आ गए हाइपोब्लास्ट। इनके दरमियान में गैप है, दिस गैप इज कॉल्ड ब्लास्टोसील और सेगमेंटेशन कैविटी। तो ब्लास्टोसील इज फॉर्म बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ by displacing the cells of blastoderm into 2 layers, epi and hypo. इसके अलावा कुछ सेल ऐसे हैं, देखो यहाँ पे जो बॉर्डर है यहाँ पे कुछ सेल्स ऐसे हैं which are still intact and they are still intact with yolk. This area is called area opaca or zone of junction, and the central region cells are called area pellucida. So there are 2 areas, one is central area and the other is peripheral area. The peripheral areas are called area opaca or zone of junction, and the central region is called area pellucida. This whole stage is called blastula or blastulation. फिर नेक्स्ट स्टेज है गैस्ट्रुला, सही है। नेक्स्ट स्टेज है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला जो है ये नेक्स्ट स्टेज है, इसको गैस्ट्रुलेशन भी कहते हैं। इस स्टेज में, गैस्ट्रुला वाली स्टेज में सेल डिवाइड होते हैं, सेल्स की माइग्रेशन होती है। माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाते हैं सेल्स, और सेल्स की रीअरेंजमेंट होती है। मतलब कुछ सेल ऊपर से नीचे आ जाते हैं, कुछ सेल नीचे वाले ऊपर चले जाते हैं, कुछ राइट साइड से लेफ्ट पे चले जाते हैं, कुछ लेफ्ट साइड से राइट पर आ जाते हैं। सेल रीअरेंज हो रहे होते हैं। तो सेल डिवीजन, सेल माइग्रेशन एंड सेल रीअरेंजमेंट होता है यहाँ पर गैस्ट्रुला की स्टेज में विद इन द एम्ब्रियो। और सेल बनाना शुरू कर देते हैं लेयर्स। हमें मालूम है जो लेयर्स होती हैं उनको हम कहते हैं जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स। और हमें मालूम है कि जर्मिनल लेयर्स 3 तरह की होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ सेल्स बनाते हैं एक्टोडर्म्स को, कुछ सेल बनाते हैं मीजोडर्म को, कुछ सेल्स बनाते हैं एंडोडर्म को। किताब अगर आप पढ़ेंगे तो किताब में लिखा मिलेगा आपको प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म, प्रिजम्पटिव मीजोडर्म, प्रिजम्पटिव एंडोडर्म। प्रिजम्पटिव लफ्ज के मायने है प्रिज्यूम करना, अंदाजा लगाना कि ये सेल्स आगे चल के ये लेयर बनाएंगे। ज्यादातर लेयर्स जो हैं वो बनती हैं एपीब्लास्ट से। शुरू की जो 2 लेयर्स है एक्टोडर्म और मीजोडर्म, ये बनती हैं एपीब्लास्ट के सेल से। और जो आखिरी लेयर है एंडोडर्म, उसको बनाते हैं हाइपोब्लास्ट के सेल्स। तो हाइपोब्लास्ट सेल्स फॉर्म एंडोडर्म, एपीब्लास्ट सेल्स फॉर्म एक्टो एंड मीजोडर्म। इसके अलावा किताब अगर आप पढ़ेंगे तो किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जो गैस्ट्रुलेशन है, मतलब गैस्ट्रुला की जो स्टेज है, इस स्टेज के अंदर आर्केंट्रॉन फॉर्मेशन होती है विदाउट इन्वेजिनेशन। अब इसके मायने क्या है? आर्केंट्रॉन एक कैविटी का नाम है बेटे। ये बनती है, ज्यादातर जो कैविटीज बनती हैं वो सेल्स की इन्वेजिनेशन की वजह से बनती है। मतलब सेल्स अंदर की तरफ मूव होकर चले जाते हैं, तो जो गड्ढा हो जाता है उसको आप कैविटी कहते हैं। उस कैविटी का कोई ना कोई नाम रख देते हैं आप। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा आर्केंट्रॉन, इन्होंने कहा एक कैविटी बनती है सेल्स के अंदर जाए बगैर। अगर अंदर नहीं जाएंगे तो साइड पे मूव कर जाएंगे, इसका मतलब है सेल्स, और एक गड्ढा सा हो जाएगा। इस गड्ढे को कहते हैं आप आर्केंट्रॉन। और विदाउट इन्वेजिनेशन हो रहा है। विदाउट इन्वेजिनेशन का मतलब सेल्स अंदर की तरफ नहीं जा रहे। इसके अलावा एक और लफ्ज भी लिखा मिलेगा आपको यहाँ पे कि आर्केंट्रॉन फॉर्मेशन विदाउट इन्वेजिनेशन
एंड आर्केंट्रॉन इज इक्विवेलेंट फंक्शनली टू ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर के बराबर है ये। ब्लास्टोपोर क्या होता है? ब्लास्टोपोर आपने पढ़ा था 9 क्लास में, चैप्टर नंबर 15 के अंदर, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग में। ब्लास्टोपोर एक ओपनिंग बनती थी बेटे फ्रॉग के, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है वहां पर, जो कि सून क्लोज हो जाता था। वैसे ब्लास्टोपोर जो है वो माउथ या एनस बनाता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसके अलावा गैस्ट्रुला की स्टेज में जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं, जैसे मैंने कहा, ये प्रिज्यूम किया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है कि एपीब्लास्ट के सेल एंडोडर्म बनाएंगे, मेसोडर्म बनाएंगे। जब कभी ये मूव करेंगे बीच में ब्लास्टोडिस्क के अंदर अंदर की तरफ योक में चले जाएंगे तो यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा और ये सेल्स बना लेंगे मेसोडर्म या बाकी की लेयर्स। जब ये सेल्स मूव करके अंदर चले जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने इमेज में दिखाया, ये बीच में एक लाइन सी अपेयर हो गई, सेल्स के अंदर जाने की वजह से सेल अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर गए। कहां जाना शुरू हो गए? ब्लास्टोसील में जाने लग गए सेल्स। ऊपर से सेल्स मूव होकर एपीब्लास्ट के सेल्स अंदर जा रहे हैं। जब ये अपनी जगह छोड़ देंगे, अंदर चले जाएंगे, जैसे बिलफर्स किसी सड़क में गड्ढा हो जाता है, तो जो गड्ढा होता है वो सेल्स जो हैं, वो जो रोड होती है वो अंदर की तरफ बैठ जाती है, यानी कि मटेरियल अंदर की तरफ चला जाता है। सेम यहाँ पे भी ये होगा, एपीब्लास्ट के सेल अंदर की तरफ चले जाएंगे, तो सेल्स के अंदर के जाने की वजह से वहां एक गड्ढा हो जाएगा, उसको कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। और प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो एंटीरियर हिस्सा होता है उसको कहते हैं हेंसन नोड या प्रिमिटिव नॉट। ये जो प्रिमिटिव नॉट है ये फंक्शनली बराबर है ब्लास्टोपोर के। इससे पहले जो मैंने कहा था वो नहीं था, आर्केंट्रॉन नहीं था, बल्कि प्रिमिटिव नॉट बराबर होता है ब्लास्टोपोर के। और मैं आपको बता चुका हूं कि जो ब्लास्टोपोर है वो क्या होता है, फ्रॉग में बनता है, और ब्लास्टोपोर जो है ये सून क्लोज हो जाता है, ये माउथ या एनस में डेवलप होता है। तो प्रिमिटिव स्ट्रीक कैसे बना? एपीब्लास्ट के सेल्स के इन्वेजिनेट होने की वजह से, मीडियली बीच में, इंटरनली अंदर की तरफ जाने की वजह से सेल्स के। और ये सेल अंदर कहां गए? ये सेल गए ब्लास्टोसील में चले गए, जिसकी वजह से यहाँ पे गड्ढा हुआ, इसका नाम है प्रिमिटिव स्ट्रीक। और जो उसका एंटीरियर पोर्शन है इसको कहते हैं हेंसन, एक साइंटिस्ट का नाम था हेंसन नोड या प्रिमिटिव नॉट कहते हैं इसको। ये सारी इवेंट्स कहाँ हुई? गैस्ट्रुलेशन में हुई था ये तमाम इवेंट्स। उसके बाद 3 लेयर्स बन गई, 3 लेयर्स बनेंगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एंडोडर्म जो है वो हाइपोब्लास्ट के सेल्स बनाते हैं, जैसे मैंने आपसे इससे पहले भी कहा था। हाइपोब्लास्ट के सेल्स देखो बॉटम में है, सबसे नीचे, ये बनाएंगे एंडोडर्म। हाइपोब्लास्ट के सेल्स जो हैं, इसके अलावा ये एक और चीज बनाते हैं, ये एक सैक बनाते हैं, एक स्पेस बनाते हैं योक के अराउंड, और एक डंडी भी बनाते हैं, स्टॉक भी बनाते हैं, जो कनेक्ट करता है योक को एम्ब्रियो से। ये एक डंडी भी बनाते हैं जो योक को कनेक्ट करता है एम्ब्रियो से। तो हाइपोब्लास्ट के सेल्स के कितने काम है? एंडोडर्म को बनाना, एक सैक बनाना अराउंड योक, एक स्टॉक को बनाना जो कनेक्ट करे एम्ब्रियो को योक के साथ। फिर मेसोडर्म फॉर्मेशन होगी, मेसोडर्म फॉर्मेशन में मेसोडर्म बनेगी। मेसोडर्म कैसे बनी? मैंने अभी बताया था आपको, प्रिमिटिव स्ट्रीक जो डेवलप हो रही है, वो एपीब्लास्ट के सेल जो अंदर जा रहे हैं ब्लास्टोसील के, वो जब अंदर आ जाते हैं ब्लास्टोसील के, तो दे सून डेवलप इनटू अ लेयर व्हिच इज कॉल्ड मेसोडर्म। तो एपीब्लास्ट के सेल बनाते हैं मेसोडर्म, और वो कहां बनती है? ब्लास्टोसील में बनती है। इसके अलावा जो एक्टोडर्म है, जो एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म जो है इसको कौन बनाएगा? एक्टोडर्म जो है वो एपीब्लास्ट के सेल जो ऊपर ही रह जाते हैं वो बनाते हैं एक्टोडर्म को। तो देखो तीन जर्मिनल लेयर्स फॉर्म हो गई, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब अगर आप किताब देखेंगे तो किताब में एक और हेडिंग डली हुई है, नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेसोडर्म। इसमें क्या हो रहा है? नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन, जैसे इसमें नोटोकॉर्ड बनेगी, और मेसोडर्म डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है मेसोडर्म के जो सेल्स होंगे इनके पर्टिकुलर फंक्शंस डेवलप हो जाएंगे। होता क्या है कि 3 सेल्स हैं, ऊपर वाला जो है 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म ये ऊपर वाली है, बीच वाली मेसोडर्म है, और अंदर वाली एंडोडर्म है। जो मेसोडर्म है इसमें बिल्कुल सेंटर में, मिड में सेल्स डिवाइड होते हैं मेसोडर्म के, एंड दे विल फॉर्म नोटोकॉर्ड। जबकि इसकी दोनों पैरेलल साइड्स जो हैं
वहां पे एरियाज डेवलप होते हैं, रीजन्स डेवलप होते हैं, विच आर कॉल्ड एपीमर, मीजोमर एंड हाइपोमर ऑन बोथ साइड्स ऑफ नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड. दिस इज हाइपोमर, मीजोमर एंड एपीमर. एपीमर्स जो होते हैं इनको कहते हैं डॉर्सल मीजोडर्म, मीजोमर्स को कहते हैं इंटरमीडिएट मीजोडर्म, और हाइपोमर को कहते हैं लेटरल मीजोडर्म. इनके दूसरे दूसरे नाम भी लिखे मैंने. एपीमर में जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं मेटामेरिकली. मेटामेरिकली का मतलब सेम तरह के सेल्स के सेगमेंट्स बनते हैं, विच आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड सोमाइट्स, जो बाद में चल के बनाते हैं मसल्स को, एक्सियल स्केलेटन को और कनेक्टिव टिश्यूज को. जबकि जो हाइपोमर है, जिसको आप लेटरल मीजोडर्म भी कहते हैं, ये डिवाइड होता है 24 घंटे के बाद इनटू 2 लेयर्स, विच इज कॉल्ड सोमैटिक लेयर एंड स्प्लेनिक लेयर. सोमैटिक लेयर बाहर की तरफ होती है, स्प्लेनिक लेयर अंदर की तरफ होती है. सोमैटिक लेयर फ्यूज हो जाती है एक्टोडर्म के साथ, स्प्लेनिक लेयर फ्यूज हो जाती है एंडोडर्म के साथ. इन दोनों लेयर्स के दरमियान में जो गैप होता है उसको कहते हैं सीलम. सोमैटिक लेयर और स्प्लेनिक लेयर के दरमियान में जो गैप होता है उसको कहते हैं सीलम. और हमें मालूम है सीलम जिसको कहते हैं, कैविटी को कहते हैं, जिसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं. सोमैटिक लेयर जब एक्टोडर्म के साथ फ्यूज होती है उसको कहते हैं सोमैटोप्लूरी. स्प्लेनिक लेयर जब फ्यूज होती है एंडोडर्म के साथ उसको कहते हैं स्प्लेनिक प्लूरी. ये तमाम इवेंट्स बेटे कहां होती हैं? ये तमाम इवेंट्स होती हैं नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मीजोडर्म के अंदर. इसमें कोई ऐसी चीज है सही है. अब नेक्स्ट और लास्ट है न्यूरोलेशन. नेक्स्ट और लास्ट है न्यूरोलेशन. ये लास्ट इवेंट है डेवलपमेंट ऑफ चिक का, न्यूरोलेशन. बेटे न्यूरोलेशन जो है इसमें होता क्या है? फर्स्ट करो, ये ऊपर वाली लेयर है एक्टोडर्म, ये बीच वाली है मीजोडर्म, और सबसे अंदर है एंडोडर्म. जो सबसे ऊपर वाली लेयर है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म में जस्ट अबव द नोटोकॉर्ड एक्टोडर्म के सेल डिवाइड होते हैं और एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, विच इज कॉल्ड न्यूरल प्लेट, जस्ट अबव द नोटोकॉर्ड. एंड नोटोकॉर्ड is present in mid section of mesoderm. Just above the notochord in ectoderm, the cells of epiblast divide and it will form a layer of plate which is called neural plate. ये 18 घंटे के बाद होता है ये प्रोसेस इंक्यूबेशन के. दूसरी चीज, ये एक्टोडर्म है, ये मीजोडर्म है, ये एंडोडर्म है. दूसरा इवेंट क्या हुआ? This neural plate which is formed by the cells of epiblast just above the notochord, this neural plate sink inward in mesoderm just above the notochord. ये जो न्यूरल प्लेट बना था ये अंदर की तरफ चला जाएगा और एक ग्रूव सा बन जाएगा, गड्ढा सा बन जाएगा, which is called न्यूरल ग्रूव. तो न्यूरल ग्रूव बन गया न्यूरल प्लेट के मीजोडर्म के अंदर ढह जाने की वजह से. कि तीसरी और आखिरी बात क्या हुई कि ये जो न्यूरल प्लेट अंदर की तरफ चली गई मीजोडर्म के, जो ग्रूव बना था इसके 2 एंड्स थे जो खुले हुए थे, ये दोनों एंड्स अब क्लोज हो जाएंगे. These 2 ends of neural groove will closes and they will form neural tube. ये बना लेंगे न्यूरल ट्यूब. तो अगर आप देखो तो मीजोडर्म में 2 चीजें बन गई अब, नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब. नोटोकॉर्ड जो है वो हमें मालूम है वो क्या बनाएगी नोटोकॉर्ड. न्यूरल ट्यूब क्या बनाता है? नर्वस सिस्टम बनाता है, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाता है. आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोलेशन. और जब न्यूरल ट्यूब भी बन जाती है इस टाइम पे एम्ब्रियो को कहते हैं न्यूरोला. यहां पे हमारी ये वाली बात पूरी हो गई बेटे. अब एक और चीज है यहां पर, इसको जल्दी से सुन लो. ये जो 3 लेयर्स हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, हमारे अंदर भी, इंसानों में भी, तमाम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो लेयर्स हैं ये कोई ना कोई स्ट्रक्चर बनाती हैं. क्या स्ट्रक्चर बनाती हैं वो देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है. एक्टोडर्म जो है वो स्पाइन बनाती है, पेरिफेरल नर्व्स, ब्रेन, टूथ के ऊपर जो एनिमल है, लाइनिंग जो है माउथ की, एनस, नॉस्ट्रल, स्वेट ग्लैंड, हेयर्स, नेल, स्किन, स्लाइवरी ग्लैंड, ये सारे के सारे किससे मिलके बने? एक्टोडर्म से मिलके बने.
मीजोडर्म जो है वो क्या बनाती है? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, ब्लड, बोन्स, जॉइंट, यूटेरस, जेनाइटल ऑर्गन्स, उसका मतलब है टेस्टिस वगैरह, कार्टिलेजेस, ब्लड वेसल्स, फेलोपियन ट्यूब, किडनी का कॉर्टेक्स, ये तमाम चीजें कौन बनाती है? मीजोडर्म। एंडोडर्म क्या बनाती है? इंटरनल स्ट्रक्चर्स, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी सिस्टम, लीवर, पेंक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस, ये तमाम चीजें कौन बनाते हैं? एंडोडर्म बनाते हैं। तो कुछ मैंने चीजें लिखी, जो ऑर्गन्स का नाम या स्ट्रक्चर्स का नाम लिखा, जो ये लेयर्स बना रही हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे मैंने दूसरी दूसरी चीजें भी लिखी हुई है। ectoderm is also called atrectoderm, mesoderm is also called, can be called musculoderm, endoderm can also be called tubing derm। ये समझाने के लिए लिखा है खाली। देखो ectoderm को मैंने कहा atrectoderm, आप किसी इंसान से किस बात पे अट्रैक्ट होते हैं? तो वो तमाम चीजें ectoderm से मिलके बनी है। आप अट्रैक्ट होते हैं उसके फेशियल कॉम्प्लेक्शन से, फेस के स्ट्रक्चर से, बालों से, हेयर से, नेल से। तो ये तमाम चीजें जिनसे आप अट्रैक्ट होते हैं वो कौन है? ectoderm बनाते हैं। मीजोडर्म को मैंने कहा मस्कुलोडर्म, यानी कि जो भी चीजें मस्कुलर है वो किससे मिलके बनी है? मीजोडर्म से। एंडोडर्म को मैंने कहा ट्यूबिंग डर्म, जो भी चीजें ट्यूबुलर हैं वो किससे मिलके बनी है? एंडोडर्म से मिलके बनी है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए लफ्ज लिखे हैं, याद हो जाए ताकि आपको। सही है बेटे? यहां तक का जो टॉपिक था ये था बेटे डेवलपमेंट ऑफ